हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 2 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो तैयार हैं आप? जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। तो जल्दी से नोट्स निकालो और हेडिंग लगाओ रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है ये? अल्फा बीटा गामा का निकलना, अल्फा बीटा गामा। तो अभी तो इन डिटेल पढ़ना है। अच्छा, ये जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, ये हम 3 पार्ट में आपको पढ़ाएंगे। 3 अलग अलग वीडियोस में हम आपको पढ़ाएंगे। कैसे होगा वो? तो सबसे पहले पार्ट यानी आज के वीडियो में आप पढ़ोगे इसका इंट्रोडक्शन, कि क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, क्यों होता है रेडियो एक्टिविटी, कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि आखिर ये अल्फा बीटा गामा निकलते क्यों है, और अल्फा बीटा गामा सभी एलिमेंट से नहीं निकलते। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, ये एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ये भी एक सवाल बनता है, व्हाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इसी सवाल का जवाब आज के लेक्चर में हमको मिलेगा। दूसरा लेक्चर बड़ा फेमस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा बीटा गामा इमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फा इमिशन में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है, गामा डीके में क्या होता है। अब सिर्फ एटॉमिक नंबर मास नंबर की बात नहीं करेंगे, बड़ा इन डिटेल जाएंगे। बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, आपको मजा दिला देंगे इस लेक्चर में। और तीसरा लेक्चर जो आएगा वो थोड़ा न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, करने को तीनों चीजें एक ही लेक्चर में पढ़ा देते पर मजा ना आता। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यहां हम आपको बताएंगे कि किस रेट से, किस स्पीड से अल्फा बीटा गामा निकलेगा, है ना, किस चीज पे डिपेंड करती है रेडियो एक्टिविटी। न्यूमेरिकल वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्शन होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्या होती है, और क्यों कुछ न्यूक्लियस ये दिखाते हैं, बाकी न्यूक्लियस नहीं दिखाते हैं। रीजन पकड़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट किया जाए इसको। जो बच्चे चाहें यहाँ से नोट्स बनाएं, जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaphaddle.com पे जाकर इसके पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में मैं लिंक दे दूंगा। चलो शुरू करें। ओके, ठीक है, हेडिंग लगा लिया रेडियो एक्टिविटी। चलो, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सभी एलिमेंट रेडियो एक्टिव नहीं है, कुछ होते हैं। देखो, ऐसा है कि दुनिया में बहुत से न्यूक्लियाई है, बहुत से न्यूक्लियस है, उसमें से जो स्टेबल है उनको छोड़ दो, जो अनस्टेबल होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो अल्फा बीटा गामा इमिट करते हैं। थोड़ा मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो नोट्स डाउनलोड कर लो, चाहो तो छापो। अमंगस्ट 1500 नोन न्यूक्लियाई लेस देन 260 आर स्टेबल। ठीक है, हमारी मानवता को, इंसान की प्रजाति अब तक 1500 न्यूक्लियाई हमें मिल चुके हैं। 1500 अलग अलग तरह के न्यूक्लियस, 1500 एलिमेंट नहीं मिले हैं, एलिमेंट में आइसोटोप्स भी होते हैं ना, तो अलग अलग न्यूक्लियस। 1500 अलग अलग न्यूक्लियस हमें मिले, जिसमें से 260 के करीब स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल। अब भाई, जो अनस्टेबल है वो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। जो सिंगल है वो क्या चाहता है? कमिटेड होना। अच्छा, सिंगल लो, खुश रहो। हाँ, तो जो अनस्टेबल है, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी। भाई, जो अनस्टेबल है उसको स्टेबिलिटी चाहिए। कैसे मिलेगी स्टेबिलिटी? जो अनस्टेबल है कैसे स्टेबिलिटी मिलेगी? बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स एंड गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्या चक्कर है सर? हाँ, अलग अलग कहानी है। जो देखो 1500 कहानी सुनो, 1500 न्यूक्लियाई हैं, बस एकदम बढ़िया। उसमें से 260 स्टेबल हटा दो, जो स्टेबल है उनको हटा दो, वो कुछ नहीं, वो कोई मिशन नहीं करते, बढ़िया कुछ अपने घर में सो रहे हैं। जो अनस्टेबल है वो सोच रहे हैं हम कैसे स्टेबल बने। उनके पास रास्ता है, या तो अल्फा पार्टिकल इमिट करो, या तो बीटा पार्टिकल इमिट करो, और उसके साथ में गामा वेव्स इमिट करो। गामा वेव होती है, अल्फा बीटा पार्टिकल होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, आपने यहाँ पे और लिखा है, या तो अल्फा इमिट होता है या तो बीटा, दोनों साथ में नहीं होते, इधर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। हाँ, दोनों के होने के बाद गामा अपने आप हो जाता है। 99% केस में अगर किसी ने अल्फा निकाला तो उसके बाद गामा, किसी ने बीटा निकाला तो उसके बाद भी
गामा मतलब गामा बाद में आता ही है, समझ गए, खाने के बाद स्वीट डिश जैसा है चाहे डोसा खाओ चाहे क्या खाओगे, छोला भटूरा खाओ, बाद में स्वीट डिश आती है पर डोसा और छोला भटूरा साथ में नहीं खाना, सर में सब खा लेगा अच्छा, ये जो प्रोसेस है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का घुचुक 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 अल्फा बीटा निकालने का फिर गामा निकालने का, इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। दिस फिनोमिना की स्पेलिंग अरे सही लिख गई, इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या रेडियो एक्टिविटी? सभी न्यूक्लियाई दिखाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। सर कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, ये भी सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी ये समझ लो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो अल्फा बीटा गामा निकाल कर स्टेबल हो जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, रेडियो एक्टिविटी यानी अल्फा बीटा गामा निकालना इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। देखो अभी तक आप जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते थे वो केमिकल रिएक्शन थे, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइज आपको पता है कि नहीं, कि अगर ये रूम एटम के बराबर हो, जिस रूम में आप बैठे हो वो रूम एटम के बराबर हो, तो इस रूम में सुई की जो नोक होती है, निडल का जो हेड होता है, वो होता है न्यूक्लियस। ये उसके अंदर के रिएक्शन है। इनकी मैकेनिक्स, इनमें लगने वाले सारी चीजें नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से अलग होते हैं। इनको कभी केमिकल रिएक्शन से कंपेयर मत करना। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना। द रेट ऑफ emission of alpha beta gamma depends only on concentration of nuclei। जितने ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे उतना ज्यादा अल्फा बीटा गामा निकलेगा। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कई बार घट भी जाता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, प्रेशर से फर्क पड़ता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिएक्शन बहुत अलग लेवल की एनर्जी पे हो रहे हैं, बहुत छोटे से स्पेस के अंदर। दीज रिएक्शंस आर unaffected by temperature, pressure and other physical conditions। ठीक है, जैसे आपको मैंने 4-5 न्यूक्लियाई दे दिया, बोला चलो रेडियो एक्टिविटी कराओ, अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं, हमने कहा और तेज कराओ, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, इसको कोई फर्क, ये ऑलरेडी बहुत हैवी एनर्जी पे हो रहा है, तुम्हारे टेम्परेचर बढ़ाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप प्रेशर बढ़ाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल फिजिकल कंडीशन से इनका कोई लेना देना नहीं, ये अलग दुनिया, क्वांटम लेवल पे खेल खेल रहे हैं। आपकी इन सब चीजों से इनको फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फालतू सा केमिकल रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, ये हुई बात। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी आई कहां से, तो ये तो सबने सुन रखा होगा। रेडियो एक्टिविटी was first discovered by Henry Becquerel। अब इसी के लिए जो रेज होती हैं इनको बैक्यूरल रेज भी बोलते हैं, और ये एक यूनिट भी है रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के। भाई साइंटिस्ट ने ढूंढ के दिया है तो इनके नाम पे रखना जरूरी है। तो रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल इन 1896 एक्सीडेंटली। गलती से, बड़े खुश हो गए सब, फिल्मी स्टोरी मिल गई। गलती से कुछ नहीं होता है, गलती से एक्सीडेंटली थोड़ी ना होता है कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा उसको ग्रेविटी पता चली, गलती से नहीं होता। 20-30 साल इंसान उसी चीज पे रिसर्च करता रहता है, इस रास्ते से तो उस रास्ते से, तो यहाँ से चले जाए, आगे से राइट मुड़ जाए, लेफ्ट मुड़ जाए, तब कहीं जाके किसी मंजिल पे पहुंचता है। फिर लोग बोलते हैं गलती से पहुंच गया, गलती से नहीं, वो सारे तरह से अटेम्प्ट मार रहा था, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट अचानक से सक्सेसफुल हो गया। बोलते न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, ग्रेविटी पता चली नहीं, उसके पहले उसने कितनी मेहनत कर रखी होगी, वो ढूंढ रहा था, उसमें से एक रास्ता मिल गया। तो गलती से कुछ नहीं होता। दे वर ऑलरेडी डिस्कसिंग ऑन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या एटॉमिक फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में खूब स्टडी कर रहे थे लोग। अचानक से एक एक्सपेरिमेंट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया। एक्सपेरिमेंट क्या था, बड़ा आसान था, ये बना देते हैं छोटा सा हम। उन्होंने यूरेनियम के एटम्स लिए, यूरेनियम फॉस्फेट लिया था, बट अभी हम यूरेनियम लिख रहे हैं। यूरेनियम के एटम्स लिए और उनको ब्लैक पेपर के अंदर रैप कर दिया। हाँ, गलती से कोई ये सब करेगा, हम लोग गलती से किसी लड़की लड़के को मैसेज करते हैं, ये गलती से ब्लैक पेपर के अंदर यूरेनियम के एटम्स रख रहे हैं। और यहां पे लिया ब्लैक पेपर, पेपर नहीं रे, पेपर, और ब्लैक पेपर, इसके सामने इन्होंने रखी सिल्वर फॉइल।
सिल्वर फॉइल और उसके सामने रखी फोटोग्राफिक प्लेट। क्या गलती हो रही है? वाह वाह भाई, ऐसी गलती हमने नहीं की कभी। फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, और छोड़ दिया। थोड़ी बार देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पे कहीं कहीं पे ब्लैकनिंग हो गई है, ब्लैक स्पॉट हो गए हैं। बाकी रूम पूरा कवर कर रखा है यहाँ, और कहीं से रेज नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकती। एक्सपेरिमेंट एकदम बढ़िया, लाइट प्रूफ जगह, हीट प्रूफ जगह, बढ़िया एक्सपेरिमेंट। यूरेनियम के न्यूक्लियस काले रंग के कागज में लपेट के रख दिए, उसके बाद सिल्वर का फॉइल भी लपेट दिया, यही सिल्वर फॉइल समझ लो, इसके ऊपर लपेट दिया, और सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। फिर भी फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हो गई। इसका और कुछ देखा नहीं कि कैसे अफेक्ट हो रही है। इसका मतलब यहां से निकलते हुए, ब्लैक पेपर को चीरते हुए, सिल्वर को चीरते हुए कोई इनविजिबल रेडिएशन थी जो जाके यहाँ पे ब्लैकनिंग कॉज कर रही थी। ब्लैकनिंग ब्लैकनिंग कॉज कर रही थी, ब्लैकनिंग। इन्हीं रेडिएशंस को उन्होंने बैक्यूरियल रेज बोला, बाद में पता चला यही अल्फा बीटा गामा रेज है। क्लियर है? बेसिकली अल्फा यहां से निकला था, तो अल्फा बीटा गामा रेज है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये चीज समझ में आई कि कोई ऐसी इनविजिबल रेज है और इतनी अच्छी पेनिट्रेटिंग पावर है कि ब्लैक पेपर को भी क्रॉस की, सिल्वर फॉइल को भी क्रॉस की, और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। ऐसी जैसे यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, हमें इसमें नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आपको बता दिया। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ रहा है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत बढ़िया है। ब्लैक पेपर क्रॉस करती है, सिल्वर फॉइल को भी क्रॉस करती है, और ये इनविजिबल होती है। अल्फा बीटा गामा दिखाई नहीं पड़ती। अल्फा बीटा गामा से अल्फा पार्टिकल निकल गए ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बीटा निकला, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दिखाई नहीं देगा। क्लियर? वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर बट इनविजिबल। मिटा दें इसको। अब चलो इस पे आते हैं, इस सवाल पे कि 1500 न्यूक्लियाई में से 260 स्टेबल हैं। कैसे स्टेबल है, किसने कहा? और जो अनस्टेबल हैं वो इमिट कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा, या अल्फा या बीटा और साथ में गामा। तो वो क्यों अनस्टेबल है? कुछ न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल हैं और बचे न्यूक्लियाई क्यों स्टेबल हैं? इस पे बात करते हैं। नोट कर लेना। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना, रेट ऑफ इमिशन डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। जितनी ज्यादा न्यूक्लियाई उतना ज्यादा रेट। ये आपको पढ़ना है थर्ड लेक्चर में। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके यही है कि कितनी तेजी से निकलेगा अल्फा बीटा गामा। ये थर्ड लेक्चर में आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह। मिटा दें? चलिए 1 2 पॉज नोट कर लो, 1 2 3 4 5। चल अब सवाल आता है कि कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों है और कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों है। तो इसका जो रीजन मिला वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे मिला। किस पे मिला? न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। अरे आ जाएगा समझ में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एटम के अंदर क्या होता किसने जाना। अरे उल्लयू 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 उल्लयू। व्हाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल। कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों है? इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी एक नई कहानी, विच इज स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट। जो न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट पे लाया करते थे वो सारे स्टेबल माने गए। ब्रह्मांड में उसके सिवा जितनी भी न्यूक्लियाई थी वो अनस्टेबल मानी गई। और समझते हैं सारी कहानी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की। तो यहां पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैपिटल N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैपिटल P लिखना हो, P वैसे मैं Z लिखूंगा, एटॉमिक नंबर। चलो यहां मार्किंग करते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80, बस 80 से आगे कोई खास जरूरत नहीं है। इधर मार्किंग करते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 यहाँ तक। ठीक है, इधर न्यूट्रॉन इधर प्रोटॉन। ठीक, बहुत बढ़िया। अब बात है स्टेबिलिटी बेल्ट की। तो देखा गया फॉर एटम्स विथ Z लेस देन इक्वल टू 20, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम था, स्टेबल न्यूक्लियाई हैव न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली इक्वल टू 1। मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन करीब करीब बराबर, या तो बराबर होते हैं या करीब करीब बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का सारा खेल है, इसी से स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो देखा गया जिनका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है
उनमें स्टेबल न्यूक्लियाई वो हुए जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करीब करीब बराबर है। मैं आपको एग्जांपल देता चलता हूं साथ में। फॉर एग्जांपल कुछ भी उठा लो। फॉर एग्जांपल आपने हीलियम देखा है, ऐसे लिखा होता है 2 4। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ये होता है प्रोटॉन, ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें कितने प्रोटॉन हुए? 2 प्रोटॉन हुए, 2 न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 है कि नहीं, बराबर है कि नहीं? अच्छा, कोई भी एग्जांपल, कार्बन आपने देखा है स्टेबल 6 12, ये स्टेबल न्यूक्लियाई 6 12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन। रेशियो कितना है? 1, स्टेबल। ये रेडियोएक्टिव नहीं है। कोई भी उठा लो जो आपने सुन रखा हो, नाइट्रोजन 740, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, रेशियो 1। अब देखो इसमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बराबर, कई बार थोड़ा इधर उधर होगा। जैसे सोडियम को आपने देखा है 11 23, अब इसमें क्या है? 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, करीब करीब तो बराबर है। अब मैग्नीशियम है, मतलब जो भी लेना चाहो, 12 24, देखो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। ऐसे करते करते आप कैल्शियम पे आ जाओ, 20 40, 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। तो या तो बराबर है या करीब करीब बराबर है। मतलब शुरुआत में जो स्टेबल एटम थे वो यहां मिले 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक वो इस लाइन पे मिले। शुरू में जो स्टेबल एटम्स थे वो इस लाइन पे मिले। ये लाइन में थोड़ी आगे बढ़ा रहा हूं। ये लाइन मैंने बना दी है n इक्वल टू जेड की, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हैं। तो शुरू में जो स्टेबल न्यूक्लियाइज हैं वो इन्हीं पे मिली। कब तक? एटॉमिक नंबर 20 तक। बाद में नहीं मिली, आगे शुरू में मिली। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी होती हैं। आराम से, आराम समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझाएंगे। अभी रीजन भी बताते हैं, सब बताते हैं। अच्छा, अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुन रखा हो तो आपको पता होगा रेडियो एक्टिव कार्बन होता है 6 14, ये रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशन निकलने वाली है। इसमें होगा 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। यहां देखो बराबर भी नहीं है, करीब करीब बराबर भी। ये रेडियो एक्टिव है, ये इमिट करेगा रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ये इस लाइन पे कहां होगा? इस तरफ होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे वो लाइन के इस तरफ, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे लाइन के इस तरफ। यानी यहां जो एटम आए या जो न्यूक्लियाई यहां आई वो अनस्टेबल, जो न्यूक्लियाई इस तरफ आएंगी वो भी अनस्टेबल। क्लियर है? कब तक? एटॉमिक नंबर 20 तक। पूरे में नहीं, एटॉमिक नंबर 20 तक ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है जो इस लाइन के बाहर है। बट ये 20 तक हुआ। 20 के बाद कहानी बिगड़ गई। पहले समझो 20 तक ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ये समझते हैं। तो अच्छा, कहां पे समझा जाए? यहीं पे समझते हैं। मान लो ये न्यूक्लियाई है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन है। सपोज कर लो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन, हीलियम की कहानी। अब यहां कुछ फोर्सेस हैं। एक तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, चार्ज वाली। वो किस पे लगेगी? प्रोटॉन प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन से उसका लेना देना नहीं, चार्ज वाली फोर्स। प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में रिपल्शन हुआ, ये लगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। इसकी वजह से तो ये न्यूक्लियस टूटना चाहेगा। तो न्यूक्लियस को बचाएगा कौन? न्यूक्लियस को बांध के कौन रखा है? न्यूक्लियस को बांध के रखा है न्यूक्लियर फोर्स ने। किसने 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 किसने? न्यूक्लियर फोर्स ने। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? पहली चीज तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कितने गुना? 100 गुना ज्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे लगती है। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी प्रोटॉन प्रोटॉन में, दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। एक फोर्स आएगी न्यूक्लियर फोर्स, जो कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। लिख लो, कहां लिखोगे कहां लिखोगे कहां लिखोगे कहां लिखोगे कहां लिखोगे? यहां साइड में लिखो, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। मतलब जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगी वही प्रोटॉन प्रोटॉन में होगी, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होगी। अट्रैक्टिव इन नेचर होती है छोटे डिस्टेंस के लिए, हमें उसी की बात करनी है। अदरवाइज रिपल्सिव भी हो सकती है, बट अभी हम उस पर नहीं जा रहे। छोटे डिस्टेंस में ये अट्रैक्टिव होती है, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो रिपल्सिव, है ना, थोड़ा डिस्टेंस कम करोगे तो रिपल्सिव। अभी हमारे लिए अट्रैक्टिव है, इन शॉर्ट अट्रैक्टिव। तो न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से,
प्रोटॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से, न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से, इस न्यूट्रॉन ने इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से, इस न्यूट्रॉन ने इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से, इस न्यूट्रॉन ने इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया न्यूक्लियर फोर्स से। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी और ये जो रिपल्सिव फोर्स थी, जब ये बैलेंस हो जाएंगी तब हम बोलेंगे ये न्यूक्लियाई स्टेबल है। जब नेट फोर्स जीरो, कोई भी एक फोर्स ज्यादा हुई तो या तो न्यूक्लियाई दब जाएगा या तो न्यूक्लियाई फैल जाएगा। मैं फिर से कहानी ये बता दूं कि न्यूक्लियाई स्टार्टिंग में वो स्टेबल मिले एटॉमिक नंबर 20 तक जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर या करीब करीब बराबर होंगे, और जहां बराबर नहीं हुए वो रेडियो एक्टिव। देखो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा, ये इस तरफ कहीं ऊपर आ जाएंगे 6 एटॉमिक नंबर कहीं यहाँ, और ये रेडियो एक्टिव होगा। जहां प्रोटॉन ज्यादा होगा वो भी लाइन से बाहर है, वो भी रेडियो एक्टिव है। अब हम बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो ये हम समझ रहे हैं कि मान लो ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूट्रॉन है, और स्पेस देते हैं, ये न्यूक्लियाई है। तभी तो इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया, क्लियर समझ में है। इसके अंदर मान लो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। अब यहाँ कौन कौन सी फोर्सेस हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, कूलम्ब्स फोर्स रिपल्शन की लगी, इसकी वजह से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा, प्रोटॉन भागना चाहे तो बांध के कौन रखेगा? न्यूक्लियर फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा फोर्स, शॉर्ट रेंज में लगती है, छोटे डिस्टेंस। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब पे लगती है और सब पे बराबर चार्ज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ न्यूक्लियॉन देखती है। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर तुम घुस जाओ तुम पे भी लग जाएगी, सिर्फ न्यूक्लियॉन। तो न्यूट्रॉन ने न्यूट्रॉन को खींचा, प्रोटॉन ने प्रोटॉन को, न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन ने प्रोटॉन को खींचा, न्यूट्रॉन 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 ने प्रोटॉन को खींचा। ये सारी अट्रैक्टिव फोर्स अगर बैलेंस कर गई रिपल्सिव फोर्स को, देन द न्यूक्लियाई इज स्टेबल, देन द न्यूक्लियस इज स्टेबल। तो शुरू में ऐसा हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हुआ, ऐसा पाया गया। बट for atoms with z greater than equal to 20 या z greater than 20, z greater than 20 में क्या गया, देखा गया कि stable nuclei have neutron to proton ratio greater than equal to 1 less than equal to 1.6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो देखो 1 से ज्यादा, यानी अब स्टेबल न्यूक्लियाई इस लाइन पे नहीं मिले। 20 तक स्टेबल न्यूक्लियाई n इज इक्वल्स टू z पे मिल रहे थे, शुरू में वो स्टेबल है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, और 20 के बाद ऐसा नहीं है। अब वही तो कह रहे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्या है ये, क्या है, साइंटिस्ट ने देखा कि 20 के बाद जो न्यूक्लियाई स्टेबल है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, न्यूट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं। एग्जांपल जैसे आयरन ले लो, 26 56 26 56 एटॉमिक नंबर मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 26 प्रोटॉन है, माइनस करो कितना हुआ, 30 न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब ज्यादा हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर देख लो, Ag 47 108, 47 हो गए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 - 7 1 10 - 4 61 हो गए न्यूट्रॉन्स। देख लो बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन इस बार, 1 10 11 और 3 14 न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। यानी 20 के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियाई थे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अभी रीजन बता रहे हैं, अभी रीजन था, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हुए तब स्टेबिलिटी मिली। अब स्टेबिलिटी इस लाइन पर नहीं है, अब स्टेबिलिटी इस लाइन के ऊपर चली गई, ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं, कहीं ऐसे कहीं ऐसे ऐसे ऐसे। और लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई हमें मिला एटॉमिक नंबर 83 पर। इसके बाद कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है ही नहीं, 83 के ऊपर सब अनस्टेबल हैं। ये बात पकड़ लो। यहां लिखते क्या, कहां लिखे, कहीं लिखो, द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज एट z इज इक्वल्स टू 83, z इज इक्वल्स टू 83, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। Z ग्रेटर देन 83 में सब अनस्टेबल है, सब रेडियो एक्टिव है। तभी तो देखते हो प्योर टेबल नहीं बोला जाता कि नीचे जो एलिमेंट्स रखे होते क्या नहीं आता, रेडियो एक्टिव। हम लोग भी ऐसे याद रखते हैं ना, प्योर टेबल में नीचे वाले सब रेडियो एक्टिव, क्योंकि नीचे वाले 83 से बड़े। आखिरी स्टेबल न्यूक्लियाई इज बिस्मथ, द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज बिस्मथ, है ना। दिस इज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई व्हिच इज बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, मास नंबर 209। यहाँ पे भी आप देख लो ध्यान से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स काफी ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज द लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। अब बात आती है ऐसा क्यों हुआ सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ क्यों गए, स्टेबिलिटी इस लाइन पे क्यों नहीं मिली। अब ये स्टेबिलिटी है, इस लाइन पे जो आया वो स्टेबल, इस लाइन पे जो नहीं आया वो अनस्टेबल। ठीक है ना, जो न्यूक्लियाई इस लाइन पे पड़ जाएगी वो स्टेबल, जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1.6। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। ये थोड़ा सा ऐसे झुकेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, स्टेबिलिटी बेल्ट। कहां लिखते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट, ये जो कर्व वाली लाइन है दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी बेल्ट। ये जो है ना, इस पे जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है, इसके ऊपर जो है उनमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए स्टेबिलिटी से। ठीक है, इसके ऊपर जो है उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा है स्टेबिलिटी से, इसके नीचे जो है उनमें प्रोटॉन ज्यादा है स्टेबिलिटी से। मैं फिर बोल रहा हूं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन ये है कि न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी बेल्ट पे आनी चाहिए। शुरू में स्टेबिलिटी बेल्ट, यहां तो सब रेडियो एक्टिव है, इनकी तो बात ही नहीं करते, Z ग्रेटर देन 83 में तो सब रेडियो एक्टिव। शुरू में ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, उसके बाद ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, ये कोई स्टेबिलिटी बेल्ट नहीं ना, ये तो एक लाइन बनाई है n इक्वल टू जेड, बाद में n इक्वल टू जेड से ये हट गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, रीजन बता देते हैं हम कि क्यों न्यूट्रॉन ज्यादा हुए। भाई प्रोटॉन बढ़ने से रिपल्शन ज्यादा होने लगा, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़े रिपल्शन ज्यादा हुआ, उस रिपल्शन को मैनेज करने के लिए हमें और न्यूट्रॉन्स डालने पड़े। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़े रिपल्शन ज्यादा हुआ, उसको मैनेज करने के लिए हमें न्यूट्रॉन्स डालने पड़े। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे ही सभी किताबों में मिलेगा। इसका एक्चुअल रीजन बहुत डीप होगा जो हम नहीं पढ़ सकते अपने सिलेबस में, हमें तो ये समझना था स्टेबिलिटी पे। तो हमें ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी तब है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना है, 1 या करीब करीब 1। उसके बाद 20 के बाद स्टेबिलिटी कहां पे है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से थोड़ा ज्यादा, 1.6 से कम हो थोड़ा। इस लाइन पे जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है। बाद में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, ज्यादा प्रोटॉन होने से रिपल्शन ज्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए और न्यूट्रॉन डालने पड़े। जो क्या लाए, न्यूक्लियर फोर्स लाए, जिससे अट्रैक्शन। ज्यादा प्रोटॉन होने से क्या हुआ, रिपल्शन ज्यादा हुआ, मैनेज करने के लिए और न्यूट्रॉन्स डाला। न्यूट्रॉन क्या लेके आए, न्यूक्लियर फोर्स लेके आए, जिससे एटम वापस बंध गया, न्यूक्लियाई वापस बन गया, न्यूक्लियस वापस बन गया। अब बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन डालोगे वो भी गलत है। मान लो और न्यूट्रॉन डाल दिया, ये रेशियो 1.6 से भी ऊपर पार कर गए, बहुत न्यूट्रॉन डाल दिया तो भाई अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गई, तो न्यूक्लियस सिकुड़ने लगा, वो भी तो अच्छा नहीं है, तब भी तो स्टेबल नहीं है। तब भी वो क्या करेगा, इधर उधर से कुछ पार्टिकल इमिट करके वापस बैलेंस बनाएगा। इनमें से कोई भी फोर्स एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। जितनी रिपल्सिव फोर्स है उतनी ही अट्रैक्टिव फोर्स हो, तभी न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाए, रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई, न्यूक्लियाई फटने वाला है, आपने और न्यूट्रॉन्स डाल दिए, न्यूट्रॉन्स डालने से अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, रिपल्सिव को बैलेंस कर ली। आपने कहा नहीं चलो और न्यूट्रॉन्स डाल देते, अब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियाई सिकुड़ने लगेगा, फिर से स्टेबिलिटी चली गई। तो अगर न्यूट्रॉन इससे भी ज्यादा करोगे तो देखो इस तरफ आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टेबिलिटी बेल्ट से भी ज्यादा, इस तरफ आए तो न्यूट्रॉन ज्यादा, इस तरफ आए तो प्रोटॉन ज्यादा। क्लियर है कहानी स्टेबिलिटी की, क्लियर है? इसको नोट करें और समझाते हैं, एक बार नोट कर ले, नोट कर लिया, समझ में आई कहानी कि शुरू में वो न्यूक्लियाई स्टेबल जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बैलेंस, ठीक है। बाद में वो न्यूक्लियाई स्टेबल हुए जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा थे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन संभालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें ज्यादा चाहिए थे। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस लाइन पे जितने भी न्यूक्लियाई पड़ रहे हैं दोज आर स्टेबल, उनमें से कोई रेडिएशन नहीं निकल रही है, मस्त स्टेबल न्यूक्लियाई है। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिगजैग लाइन है, एक्सपेरिमेंटली मिली है ना। कई लोग ढूंढ रहे इसमें नियम कहां है, ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ये क्वांटम फिजिक्स है, तुम्हारे डेली लाइफ के नियम यहां नहीं लगने वाले। इस लाइन पे जो एटम पड़े क्या वो स्टेबल है ना भाई, वो अनस्टेबल है। अब इस पे अगर कोई न्यूक्लियाई पड़ रहा है, मान लेते हैं कि इस पे कोई न्यूक्लियाई पड़ रहे हैं तो वो अनस्टेबल, उसमें प्रोटॉन ज्यादा है,
अल्फा इमिशन करेंगे और बीटा प्लस इमिशन करेंगे। इनके बाहर जो है वो पक्का इमिट करेंगे। ये जितनी भी न्यूक्लियाई इस लाइन पे नहीं पड़ पाई वो अनस्टेबल रह गई। ये रही लाइन, क्लियर है? ये कोई लाइन नहीं है, ये तो n इक्वल टू जेड की लाइन थी, ये तो n इक्वल टू जेड की लाइन थी। ये लाइन सिर्फ यहां तक काम की, उसके बाद काम नहीं, यहां तक स्पेस स्टेबल। अब इसमें स्टेबिलिटी लाइन के या स्टेबिलिटी बेल्ट इसको बोलते हैं, इसके इस तरफ जो है उन पे न्यूट्रॉन्स ज्यादा है स्टेबिलिटी से, तो अपने न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में चेंज करते हैं बाय बीटा माइनस डीके। अरे इलेक्ट्रॉन निकालकर, क्या निकालकर? इलेक्ट्रॉन निकालकर। इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिनके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है, देखो इस तरफ है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टेबिलिटी से ज्यादा है, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा, अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो? जो इस तरफ इनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा है, इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटाना पड़ेगा, इनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। ये जो न्यूक्लियाई हैं ये सब कैसी हैं? रेडियो एक्टिव है। जितनी भी है इधर इधर डॉट डॉट जो लाइन से इधर उधर रह गई, छूट गई, रेडियो एक्टिव। इनको क्या करना है? अपना न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम करना है। इनके पास टारगेट है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को कम करने का। और इन न्यूक्लियाई का टारगेट क्या होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को बढ़ाने का। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटाने या बढ़ाने का तरीका है रेडियो एक्टिविटी। अल्फा बीटा गामा लूज करो, एनपी को घटाओ या एनपी को बढ़ाओ। इधर वाले जो है बच्चों वो इमिट करते हैं या तो अल्फा और बीटा प्लस डीके। अब वो भी डिपेंड करता है कहां पे है, तो कौन अल्फा कौन, इतना डिटेल में आपको नहीं समझना है। अल्फा या बीटा प्लस, बीटा प्लस मतलब होता है पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस मतलब पॉजिट्रॉन। अब गामा तो दोनों करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। कोई अल्फा निकाल के छोड़ेगा फिर गामा, कोई बीटा माइनस निकाल के छोड़ेगा फिर गामा, कोई बीटा प्लस निकाल के छोड़ेगा फिर गामा। गामा तो स्वीट डिश है, खाने के बाद में आनी है ना? चाहे पाव भाजी खाओ, चाहे पाव भाजी भी आ गया, चाहे डोसा खाओ, छोला भटूरा खाओ, क्लियर? So this is all about stability belt. After z greater than 83 there is no stable nuclei. इसके बाद जितने भी न्यूक्लियाई मिले यहाँ पे स्टेबिलिटी बेल्ट खत्म। ये है स्टेबिलिटी बेल्ट पीरियोडिक टेबल की। इन पे जो न्यूक्लियाई पढ़े वही वो 260 न्यूक्लियाई हैं जो स्टेबल हैं, और इनके अगल बगल जो पढ़े 2000 रेडियो एक्टिव, ये सब रेडियो एक्टिव हो गए। और ये जो न्यूक्लियाई हैं जो इन पे लाई कर रहे थे, these are stable। क्लियर है? तो शुरू में NP रेशियो इज 1, बाद में NP रेशियो इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1/6। बस यही थी कहानी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे अल्फा बीटा गामा डीके लेकर, जहां पे हम बताएंगे कि कौन अल्फा डीके करता है, कौन बीटा डीके करता है, अल्फा डीके कैसा होता है, उसमें क्या क्या अंदर कहानी है, बीटा माइनस क्या है, बीटा प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, गामा डीके क्या है। पर आप ये समझ लो इस लेक्चर की, जो भी दुनिया में रेडियो एक्टिव है, जो भी अल्फा बीटा गामा इमिट कर रहा है, उसका एक ही मकसद है NP रेशियो को कम करना या NP रेशियो को बढ़ाना। जो इस तरफ है उनका NP रेशियो कम रह गया स्टेबिलिटी से, तो बढ़ाते हुए यहां पहुंचे। जो इस तरफ उनका NP रेशियो ज्यादा हो गया तो कम करते हैं। क्लियर है? तो यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।